हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर इंजीनियरिंग ड्राइंग सीरीज। हम लोग इससे पहले 16 लेक्चर देख चुके हैं। अगर आपने वो बाकी के सारे नहीं देखे तो मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में अपने पूरे प्लेलिस्ट का लिंक दूंगा, जो कि इंजीनियरिंग ड्राइंग थ्योरी सीरीज है। आप अभी तक नहीं देखे तो उधर से जाके वो सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। ये है लेक्चर नंबर 17, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं डायमेंशनिंग प्रिंसिपल और रूल्स की। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि डायमेंशनिंग होती क्या है। डायमेंशनिंग का सिंपल मतलब है ड्राइंग पर साइज, लोकेशन और डायरेक्शन क्लियरली बताना। अगर ड्राइंग में डायमेंशन नहीं है तो वो सिर्फ एक स्केच है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए कंप्लीट डॉक्यूमेंट नहीं है। अभी बात कैसे समझिए, मान लीजिए कोई एक छोटी सी असेंबली है, जैसे पिस्टन और पिस्टन रिंग मान लीजिए, है ना। अभी पिस्टन रिंग के लिए खांचे बने होते हैं, जो कि सिलेंडर में अच्छे से फिट होते हैं। अगर वो खांचे के डायमेंशन ना हो, कितना डेप्थ काटना है पिस्टन पे, अगर ये डायमेंशन ना हो तो पिस्टन रिंग हम लोग लगा नहीं सकते। ठीक है, अभी बिना डायमेंशन के जो ड्राइंग है वो प्रोडक्शन के लिए यूज़फुल बिल्कुल नहीं है, मतलब यूजलेस है, कभी उसको यूज़ नहीं किया जा सकता। अब बात आती है कि डायमेंशन का ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्यों करना पड़ता है डायमेंशनिंग। डायमेंशनिंग का मेन गोल है कि ऑब्जेक्ट के साइज और शेप को क्लियरली डिस्क्राइब करना। दूसरा, इंटरचेंजेबिलिटी, मतलब पार्ट रिप्लेस हो सके बिना प्रॉब्लम के। अगर असेंबली में हम किसी पार्ट के डिटेल दे रहे, अगर वो पार्ट टूट गया, ख़राब हो गया, तो वो पार्ट हम लोग सेम बना के उधर डाल सकते हैं। मतलब अभी हमेशा उधर जाके मेजर करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि अपने पास ड्राइंग रहेगा। ठीक है। तीसरा, मैन्युफैक्चरिंग में कन्फ्यूजन अवॉइड करना। अभी मैन्युफैक्चरिंग जब भी हो रहा है और हमने सपोज दैट सारे पार्ट्स के भी डिटेल दे दिए डायमेंशन के समेत, लेकिन असेंबली का हमने नहीं दिया, तो मैन्युफैक्चरिंग जो कर रहा है उसको कभी नहीं समझेगा कि वो पार्ट किधर लग रहा है। ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट, प्रोडक्शन एरर्स और रीवर्क्स को कम करना। अगर हम अच्छे से उसको ड्राइंग दे रहे हैं, अच्छे से डायमेंशनिंग किए हुए हैं, तो कभी भी उस पर रिवर्क करने की ज़रूरत ही नहीं, ना ही डिज़ाइनर को ना ही मैन्युफैक्चरर को, क्योंकि वो पहले ही ड्राइंग के हिसाब से सब काम करेगा। अब कुछ बेसिक एलिमेंट्स होते हैं जिन्हें हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि डायमेंशनिंग के पार्ट्स अलग अलग। पहला है डायमेंशन लाइन, दूसरा एक्सटेंशन लाइन, तीसरा एरोहेड, चौथा डायमेंशन वैल्यू और पांचवा है लीडर लाइन। ये सबसे लास्ट में आता है। लीडर लाइन एक्चुअली डायमेंशनिंग में ही आता है, क्योंकि डिटेल देने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं जनरली। अब इन सब को हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं अलग अलग। तो सबसे पहले बात आती है डायमेंशन लाइन की। डायमेंशन लाइन एक थिन कंटिन्यूअस लाइन होती है। ये हमेशा मेजर्ड फीचर्स के पैरेलल ड्रॉ होती है। इसके एंड्स पर एरोहेड्स होते हैं और ये ऑब्जेक्ट आउटलाइन को टच नहीं करती। सेंटर में ब्रेक होता है जहाँ डायमेंशन वैल्यू लिखी जाती है। कई बार हम लोग सेंटर में ब्रेक नहीं डालते, डायमेंशन लाइन के ऊपर टेक्स्ट मतलब डायमेंशन वैल्यू डाल देते हैं। अभी जैसे आप ये इमेज में देख सकते होगे, इधर कोई ऑब्जेक्ट है। अभी हमें इधर से यहाँ से और यहाँ तक का डायमेंशन देना है, तो इसके सीध में एक लाइन है इधर, और हमें इसका लेंथ देना है, तो इसके पैरेलल डायमेंशन लाइन है। ठीक है। और इसके दोनों साइड एरोहेड्स लगे हुए हैं। ठीक है, जो कि दिखाता है कि ये डायमेंशन लाइन है। अब बात आती है एक्सटेंशन लाइन की। एक्सटेंशन लाइन ये भी एक थिन कंटिन्यूअस लाइन होती है। ये ऑब्जेक्ट के आउटलाइन से एक्सटेंड करती है, जो कि पिछले इमेज में भी था, अभी आगे वाले इमेज में मैं दिखाता हूँ। एक्सटेंशन लाइन की हमेशा ऑब्जेक्ट से 1 से 2 mm की गैप हम लोग रखते हैं जनरली।
कन्फ्यूजन अवॉइड करने के लिए। ये भी क्यों, अभी बताता हूँ मैं। डायमेंशन लाइन से थोड़ा आगे तक एक्सटेंड करती है ये हमेशा। अभी कैसे, ये देखिए, इसका लेंथ इधर दिया गया है 2.5, और अगर आप एक्सटेंशन लाइन को देखें तो ये ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा गैप देके बनाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग सेम अटैच करके बना रहे हैं ना, अगर चिपका के बना रहे हैं, तो कई बार प्रॉब्लम ये आती है कि जो भी मैन्युफैक्चरर है या वेंडर है, उसको कभी कभी समझ में नहीं आती कि ये डायमेंशन है, क्योंकि उसको लगेगा कि ये लाइन ही आगे कंटिन्यू हो रही है। इसके लिए हम थोड़ा गैप करके बनाते हैं। और इधर आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा डायमेंशन लाइन से आगे तक जाती है एक्सटेंशन लाइन। अब बात करते हैं हम लोग एरो हेड्स की। एरो हेड्स क्या होते हैं? डायमेंशन लाइन देख लिया हमने, एक्सटेंशन लाइन देख लिया, अभी एरो हेड्स क्या होते हैं? ये एरो हेड्स हमेशा डायमेंशन की लिमिट को शो करते हैं। इनका साइज़ यूनिफॉर्म होना चाहिए। एक्चुअली इसका साइज़ होता है 3:1, 3 लेंथ होता है और 1 उसका एरो का विड्थ होता है। अभी कैसे, मैं वो दिखाता हूँ आपको रेशियो। एरो हेड्स क्लोज्ड, ओपन या फिर ऑब्लिक स्ट्रोक टाइप हो सकते हैं एज़ पर स्टैंडर्ड, मतलब कि वो स्टैंडर्ड में जैसा यूज हो रहा है वो टाइप के एरो हेड्स हो सकते हैं। अभी एरो हेड्स कौन कौन से टाइप्स के होते हैं मैं इमेज में दिखाता हूँ आपको। पहले इमेज में आपको दिख रहा है क्लोज्ड एरो हेड, दूसरे में है ओपन, तीसरे में है डॉट, चौथे में है क्रॉस, पाँचवें में है ओरिजिन। ओरिजिन में दिख रहा है कि एक साइड सर्कल बनाया हुआ है, एक साइड एरो हेड है, और छठवें में है, छठवें में कोई सा भी एरो हेड नहीं है। और मैं जो 3:1 की बात कर रहा था, जैसे ये मान लीजिए एरो हेड है एक, तो इसमें ये जो लेंथ है वो अगर 3 है तो ये हमेशा 1 होगा, मतलब कि इसकी हाइट के 3 टाइम्स एरो का लेंथ होना ही चाहिए। ठीक है। अब बात आती है डायमेंशन वैल्यू की। डायमेंशन वैल्यू हमेशा डायमेंशन लाइन के ऊपर लिखी जाती है, लेकिन जब हमने डायमेंशन लाइन पढ़ा था तो वो टाइम हमने पढ़ा था कि डायमेंशन वैल्यू को लिखते हैं हम लोग डायमेंशन लाइन के बीच में थोड़ा सा ब्रेक करके। लेकिन जनरली मैंने वो टाइम ही बताया आपको कि जनरली हम लोग डायमेंशन वैल्यू के डायमेंशन लाइन के ऊपर लिखते हैं। डायमेंशन वैल्यू हमेशा क्लियर और रीडेबल होनी चाहिए ताकि सामने वाले अच्छे से पढ़ सके। ठीक है। यूनिट्स हम लोग हमेशा अज्यूम करते हैं ड्राइंग में, जब तक कि उधर इस स्पेसिफिक लिखा ना हो कि यूनिट्स आर इंचेस या फिर मीटर्स या फिर फुट में, जब तक उधर ना लिखा हो तब तक हम लोग जनरली ही अज्यूम करते हैं। और डायमेंशन वैल्यू में जो भी टेक्स्ट हम लोग डालते हैं, जैसे अभी मान लीजिए 34 हुआ, तो 34 की जो हाइट है यहाँ पे वो दूसरे डायमेंशन में भी उधर सेम ही होनी चाहिए। अगर उधर 45 चाहे कुछ भी हो तो ऐसा नहीं कि इधर 34 छोटा लिख दिया उधर जाके बड़ा कर दिया, ऐसा कुछ नहीं करना। ऐसा करेंगे तो बिल्कुल गलत प्रैक्टिस है। अब बात करते हैं लीडर लाइन की। लीडर लाइन नोट्स या फिर सिंबल पॉइंट्स करने के लिए यूज होती हैं। ये 3 लाइन होती हैं और एरो हेड्स या डॉट पर एंड होती हैं। जैसे कि अभी हमने जब भी डायमेंशन लाइन, डायमेंशन एक्सटेंशन लाइन के इमेज देखे तो उधर आपने देखा होगा कि एक टेक्स्ट डाला गया था डायमेंशन लाइन और एक्सटेंशन लाइन करके, जिधर डॉट करके नीचे लिखा गया था। ठीक है। ये यूज़ किए जाते हैं नोट्स डालने के लिए, जैसे कि उधर नोट्स डाला गया था डायमेंशन लाइन और एक्सटेंशन लाइन। फिर रेडियस के लिए भी कई बार यूज़ करते हैं। जनरली हम लोग रेडियस के लिए डायमेंशन नहीं देते हैं, लेकिन कभी कभी यूज़ भी कर लिया जाता है। चैम्फर्स के लिए भी हम लोग डायमेंशन दे सकते हैं दोनों साइड के, लेकिन कभी कभी डाल देते हैं। और सरफेस फिनिश सिंबल के लिए यूज़ करते हैं वो डॉट वाले, नहीं तो सरफेस फिनिश सिंबल ही डालते हैं हम लोग। ठीक है। अभी इमेज में आप देख सकते हैं कि इधर लीडर लाइन दिया हुआ है जो कि एरो हेड से होते हुए, अभी इधर दोनों लीडर लाइन है, पहला ये वाला और दूसरा ये वाला। दूसरे में डॉट दिया गया है, पहले में एरो दिया गया है। ठीक है। अभी कुछ डायमेंशंस के प्रिंसिपल होते हैं वो समझ लेते हैं।
हर फीचर्स को एक बार डायमेंशन करो। मतलब अभी ये नहीं कि होल का हमने इधर दिया कि डाया इसका 5 mm है ना, फिर उसको हम अलग व्यू में फिर से 5 mm दे रहे हैं, फिर उसके तीसरे व्यू में फिर से 5 mm दे रहे हैं उसी होल को, तो ये बिल्कुल गलत है। आप एक्स्ट्रा डायमेंशन नहीं करना है और कभी कम डायमेंशन नहीं करना है, परफेक्ट डायमेंशन नहीं करनी है, ना ही ज़्यादा कम ना ही ज़्यादा। ओवर डायमेंशनिंग अवॉइड करना है अपने को, और अंडर डायमेंशनिंग को भी अवॉइड करना है। और पॉसिबल हो तो डायमेंशन व्यू को के बाहर प्लेस करें। मतलब अगर छोटे हैं तो कई बार ठीक है, अगर बड़े हैं तो कई बार ठीक है, मतलब अंदर रख सकते, लेकिन अगर छोटे हैं तो हमेशा बाहर ही रखा जाता है डायमेंशन को, ताकि ऑब्जेक्ट क्लियरली विजिबल हो। अभी इसके कुछ रूल्स है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हिडन लाइंस पर डायमेंशनिंग मत दो जब तक कि वो किसी फीचर में दिख ना रहा हो। मतलब अगर कहीं नहीं दिख रहा है, वो हिडन में ही है, तभी डायमेंशन दे सकते हैं। लेकिन अगर वो किसी फीचर्स में अच्छे से दिख रहा है तो हम डायमेंशन हमेशा वो फीचर्स में ही करेंगे जिधर वो दिख रहा है। सेम डायमेंशन कभी रिपीट मत करो। डायमेंशन हमेशा जिधर ट्रू शेप दिख रहा है उधर ही डायमेंशन देना चाहिए। डायमेंशन को अदर लाइन से क्लियर रखो, मतलब कि हमेशा एच पेंसिल यूज़ करें अगर एच बी से हम लोग ड्राइंग बना रहे हैं तो। और कभी भी स्केल से डायमेंशन मत लिखो, हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू लिखो। मतलब कि अगर 4:1 है तो 4 टाइम्स करके नहीं लिखना है अपने को उधर ओरिजिनल ही लिखना है जो उधर डायमेंशन है। अगर आपको स्केल में कन्फ्यूजन है तो मैंने इस पर एक लेक्चर ले रखा है, आप उधर जाके वो वीडियो देख सकते हैं। मैं नीचे प्लेलिस्ट का लिंक दूंगा, आप उधर से जाके देख सकते हैं। ठीक है, अभी बात आती है फंक्शनल डायमेंशनिंग की। फंक्शनल डायमेंशंस वो होते हैं जो असेंबली या फंक्शन अफेक्ट करते हैं, उन्हें क्लियरली इंडिकेट करो और प्रायोरिटी दो। अगर ये गलत हुए तो पार्ट फिट नहीं होंगे। ठीक है, फंक्शनल डायमेंशन वो डायमेंशन होते हैं जो कि मस्ट होते हैं। अगर असेंबली में आप बात करें तो पार्ट्स के लोकेशन, जो भी पार्ट्स लग रहे हैं उनके लोकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो ये बहुत ज़रूरी है। अब मेथड्स कौन कौन से होते हैं डायमेंशनिंग के लिए? डायमेंशनिंग के डिफरेंट मेथड्स होते हैं। पहला है चेन डायमेंशनिंग, दूसरा है पैरेलल या फिर बेस लाइन डायमेंशनिंग, तीसरा है कंबाइंड डायमेंशनिंग और चौथा है रनिंग डायमेंशनिंग। हम ये चारों को देखते हैं आगे। चेन डायमेंशनिंग क्या होता है? चेन डायमेंशनिंग हमेशा एंड टू एंड प्लेस होते हैं। ये सिंपल मेथड है लेकिन एरर अक्यूमुलेट होता है। प्रिसीजन पार्ट्स के लिए प्रेफर नहीं किया जाता। अगर एक जगह गलत हो गया चेन डायमेंशनिंग में तो फिर आगे वो गलती रिपीट होता रहता है। अभी जैसे आप इधर देख सकते हैं इमेज में, चेन डायमेंशनिंग ये जिधर ख़त्म हो रहा है उधर ये दूसरा वाला स्टार्ट हो रहा है, फिर ये जिधर ख़त्म हो रहा है उधर तीसरा वाला, ये जिधर ख़त्म हो रहा है उधर चौथा वाला। ठीक है, अभी एरर की बात क्या है? अगर मैं ये डायमेंशन को थोड़ा आगे शिफ्ट कर लूँ, मतलब कि इसके मिड पॉइंट तक, है ना, इधर तक शिफ्ट कर लूँ, तो फिर ये गलत होएगा। क्योंकि मैं 60 अगर इधर तक लिखूँ और इधर 120 लिख दूँ तो बिल्कुल, अगर आप सॉफ्टवेयर में कर रहे हैं तो ये एरर पकड़े जा सकते हैं, लेकिन अगर आप मैनुअली कर रहे हैं तो ये गलतियाँ हो सकती हैं। कई बार ये शिफ्ट होकर थोड़ा इधर आ जाएगा, तो ये सब गलतियाँ हो सकती हैं, तो आप ध्यान में रखें इसको। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग पैरेलल डायमेंशनिंग यानी कि बेस लाइन डायमेंशनिंग की। इस मेथड में सारे डायमेंशन एक कॉमन रेफरेंस लाइन से लिए जाते हैं। ये ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं क्योंकि एक ही जगह से शुरू होते हैं। मशीन ड्राइंग में इसको प्रेफर किया जा सकता है। अभी जैसे आप ये ड्राइंग में देख सकते हैं कि सारे जो भी डायमेंशन है वो ये लाइन से शुरू हो रहे हैं। यहाँ से ये पहला 15, फिर दूसरा 30 और चौथा 45, ये सब एक ही बेस लाइन से शुरू हो रहे हैं। इसलिए इनको पैरेलल डायमेंशन इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये सारे डायमेंशन लाइन पैरेलल है, इसके लिए इसको पैरेलल डायमेंशनिंग कहते हैं। और बेस लाइन इसके लिए क्योंकि ये एक ही जगह से सारे शुरू हो रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कंबाइंड डायमेंशनिंग की।
मुझे इसमें कुछ थ्योरी डालने की बहुत कुछ नहीं मिला, इसके लिए मैंने सिर्फ इमेज डाला है। कंबाइंड डायमेंशनिंग में क्या होता है कि इसमें चेन और बेस लाइन दोनों यूज किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इधर ये तीनों चेन डायमेंशनिंग है, जबकि ये तीनों बेस लाइन है। इधर भी ये दोनों चेन डायमेंशनिंग है, जबकि ये तीनों बेस लाइन डायमेंशनिंग है। ठीक है। अब रनिंग डायमेंशनिंग में हर पॉइंट पे वो डायमेंशन लिखा रहता है। जैसे कि आप इधर देख सकते हैं ये एक बेस लाइन से जा रहा है, लेकिन फिर भी इधर सेम डायमेंशन है, जो इधर है वो भी इधर है, लेकिन ये गलत है, ये सही है। क्यों? क्योंकि इधर अगर आप स्केल यूज़ करते हैं, जैसा कि स्केल पे क्या रहता है, खाँचे बने रहते हैं ऐसे, इधर 1 होता है, इधर 2 होता है, इधर 3 होता है, सेम वो जो डायमेंशनिंग होती है वो रनिंग डायमेंशनिंग होती है, जैसे कि आपको ये फिगर में दिख रहा होगा। ठीक है। अभी कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कि अक्सर स्टूडेंट करते हैं, जिन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए डायमेंशनिंग करते समय। डायमेंशन लाइन कभी भी क्रॉस नहीं करेंगे हम लोग। ऑब्जेक्ट के अंदर डायमेंशन लिखना बिल्कुल गलत है। फिर थिक लाइन यूज़ करना एक्सटेंशन लाइन के लिए या फिर डायमेंशन लाइन के लिए। टेक्स्ट के लिए हम लोग थिक लाइन यूज कर सकते हैं, जैसे कि HB पेंसिल यूज कर सकते हैं, लेकिन लाइंस के लिए कभी भी हम लोग थिक लाइन यूज़ नहीं करते, उधर थिन कंटिन्यूस लाइन ही यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है। रेंडम मेथड मिक्स करना, या फिर ये सभी मिस्टेक्स है। रेंडम मतलब कि कभी हमने डायमेंशन वैल्यू को डायमेंशन लाइन के ऊपर लिखा, कभी बीच में लिख दिया। अब बात करते हैं सिस्टम ऑफ डायमेंशनिंग की। डायमेंशन वैल्यूज़ लिखने के भी सिस्टम्स होते हैं। ये कॉमनली दो सिस्टम ज़्यादा यूज होते हैं। पहला है यूनिडायरेक्शनल सिस्टम और फिर दूसरा है अलाइन सिस्टम। यूनिडायरेक्शनल सिस्टम में सारे डायमेंशन वैल्यू हॉरिजॉन्टल लिखे जाते हैं, बॉटम से रीड किए जाते हैं। कैड और मशीन ड्राइंग में इसे प्रेफर करते हैं, और ये BIS और ISO द्वारा भी अप्रूव्ड है। ये दोनों ड्राइंग के एक स्टैंडर्ड्स है। ठीक है। अब बात करते हैं अलाइन सिस्टम की। इस सिस्टम में डायमेंशन वैल्यू डायमेंशन लाइन के पैरेलल लिखे जाते हैं, बॉटम या राइट साइड से रीड किए जा सकते हैं। मैनुअल ड्राइंग में ये कॉमन है। टेक्स्ट हमेशा डायरेक्शन के अकॉर्डिंग रोटेट किया जाता है। मैनुअल ड्राइंग में ये कॉमन है, और ये मॉडर्न कैड में भी प्रेफर किए जाते हैं। एक्चुअली इधर लिखा है लेस प्रेफर्ड, लेकिन किए जाते हैं, क्योंकि अभी फ़िलहाल में मैं जो भी डिजाइनिंग कर रहा हूँ उधर हम लोग अलाइन सिस्टम यूज करते हैं। अभी आप इधर देख सकते हैं अलाइन और यूनिडायरेक्शनल में क्या अंतर है। अलाइन में अगर आप ये टेक्स्ट को देखें तो ये हमेशा लाइन के ऊपर है, इधर भी लाइन के ऊपर ही है, लेकिन ये डायमेंशन लाइन के साथ अलाइन हुआ है टेक्स्ट। जबकि यूनिडायरेक्शनल में आप देखें तो बीच में ब्रेक करके लिखा हुआ है, और हमेशा ये सीधा ही लिखा गया है, जिसे हम लोग नीचे से पढ़ सकते हैं। ठीक है। अब कुछ एग्ज़ाम ओरिएंटेड पॉइंट्स देख लेते हैं। डायमेंशनिंग BIS या फिर ISO स्टैंडर्ड फॉलो करता है। यूनिट्स हमेशा डिफ़ॉल्ट में हम लोग mm रखते हैं। क्लैरिटी क्वांटिटी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब कि अगर आप नंबर ऑफ़ ड्राइंग्स बनाना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप कितने ड्राइंग्स बना रहे हैं अच्छे से, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नीटनेस, अगर आपने अच्छे से क्लीन बनाया तो मार्क्स अच्छे आते हैं। फिर अभी समरी देख लेते हैं हमने पूरे लेक्चर्स में क्या देखा। डायमेंशनिंग ड्राइंग को मैन्युफैक्चरेबल डॉक्यूमेंट बनाता है। रूल्स को हमेशा स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। डायमेंशन हमेशा मिनिमम, क्लियर और फंक्शनल डायमेंशन बेस्ड होते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर की। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे लिमिट्स, फिट्स एंड टॉलरेंस, इसका थ्योरी। प्रैक्टिकल संभव नहीं है अभी फ़िलहाल में, क्योंकि टाइम्स बहुत कम मिलते हैं मुझे प्रैक्टिकल वीडियोस बनाने के लिए। और थ्योरी तो खैर स्लाइड्स में 2 दिन में बनाता हूँ, फिर 1 दिन रिकॉर्ड करता हूँ और अगले दिन एडिट करके वीडियो अपलोड करता हूँ।
फिर रिकॉर्डिंग टाइम भी बहुत सारे प्रॉब्लम होते, कोई आ गया, कुछ हुआ, नॉइजेस अलग अलग टाइप के। तो मैं कोशिश करता हूँ कि ये ठीक है अभी थ्योरी, फिर बाद में प्रैक्टिकल बनाएंगे हम लोग, अच्छे से बनाएंगे। अभी लिमिट्स इसमें पढ़ेंगे हम लोग, टॉलरेंस क्या होता है, फिट्स टाइप ऑफ फिट्स कितने होते हैं, फिर बेसिक होल और शाफ्ट सिस्टम। ये अगर आप इंजीनियरिंग ड्राइंग में होंगे तो पढ़े होंगे, अगर मैकेनिकल का कुछ भी पढ़ा रहेगा तो। ठीक है, बस आज के लेक्चर्स में इतने ही। हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू।